नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस। तारीख है 15 अक्टूबर, दिन शनिवार। दिन होता है हमारा आज केस स्टडी का। एथिक्स के 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं बेहतरीन। जो सोशल ऑडिट है, इस पर हमने सवाल सॉल्व किया था। हमने इस पर अपना जो आंसर है लिखा। ये हमने आपको क्वेश्चन दिया था GS2 के पर्सपेक्टिव से। आज आप सोशल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे GS4 के पर्सपेक्टिव से। तो टॉपिक हमारा क्या है? सोशल ऑडिट। एक आपको दिया गया है केस स्टडी, जहाँ पर बात करी गई है एक बिल्डर की। आप डीएम के रूप में अपॉइंटेड हैं, बताएंगे क्या है। करप्शन का एक इशू है। आपको ऑफर दिया जाएगा, आप क्या करेंगे उस केस में, ठीक है ना। डेली 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, आप आंसर सबमिट करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम में से आपके जो आंसर उसको हम लोग देखते हैं, वैल्यूएट करते हैं। फिलहाल अभी कुछ दिन आपको केवल लेक्चर्स मिलेंगे। थोड़ा बाहर हूँ, लेक्चर ये रिकॉर्डेड है। मैं वापस आऊँगा, फिर से लाइव क्लास शुरू होंगी, ठीक है ना। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से भी मैच करो अपना आंसर। सेल्फ एवोल्यूशन करो उसका कि क्या क्या पॉइंट तुम्हारे मिसिंग है, क्या पॉइंट तुमने लिखे हैं, ठीक है। तो पहले जो केस है हम लोग वो देख लेते हैं। कह रहा है कि आपका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, आप कुछ साल सर्विस कर चुके हैं, आपको अपॉइंट किया गया है एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। एक बिजनेसमैन है जो आपको अप्रोच करता है, वो एक मॉल बनाना चाहता है आपके शहर में। चाहता है कि आपके ज़िले में एक मॉल बने, काफ़ी बड़ा सा मॉल होगा, आपके शहर के 4 चांद लग जाएंगे। मगर जो ज़मीन है मॉल का, उसके अराउंड स्लम है। उसके अराउंड, उसके चारों तरफ स्लम है। ज़मीन तो उसकी है, ज़मीन बिजनेसमैन की है, मगर उसके चारों तरफ स्लम है। कंस्ट्रक्शन जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगा तो उस स्लम को साफ करना पड़ेगा। स्लम को साफ करने के बाद ही वो कंस्ट्रक्शन शुरू हो। ध्यान सुनना, ये स्लम उस आदमी के ज़मीन पे नहीं है, उस ज़मीन के चारों तरफ है, ठीक है। मगर इशू क्या है कि स्लम बनाया गया इलीगली। वहाँ पर ड्रग डीलर्स, फ़ोन चुराने वाले, ऐसे तरह से लोग रहते हैं। अब बिजनेसमैन ने आपको कहा है कि अगर आप टेंडर को अप्रूव करते हैं, अगर आप मॉल बनाने देते हैं, तो शहर के एक बहुत बढ़िया एरिया में आपके लिए ज़मीन का एक बड़ा प्लॉट खरीदने में आपकी मदद करी जाएगी। मतलब आपको खरीद कर दिया जाएगा, आप के नाम पे, चाहे आपके वाइफ के नाम पे, आपके हस्बैंड के नाम पे वो ज़मीन दे दी जाएगी। ये एक केस है। पूछ रहा है, एग्जामिन वेरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्सप्लेन योर कोर्स ऑफ एक्शन एज अ पब्लिक सर्वेंट। करप्शन 2 तरह का होता है। एक होता है कोअर्सिव करप्शन, दूसरा होता है कोलूसिव करप्शन। क्या है? कोअर्सिव, दूसरा है कोलूसिव, ठीक है। सबसे खतरनाक होता है कोलूसिव करप्शन। इसको पकड़ना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर बिजनेसमैन ने आपको घूस का लालच दिया और आपने घूस ले लिया, तो बिजनेसमैन भी खुश, आप भी खुश। इसको हम कहते हैं कोलूसिव करप्शन। दोनों कोलूड कर रहे हैं। नुकसान किसे पहुंच रहा है? पब्लिक को, सरकारी खजाने को, एक शेकर को। एक होता है कोअर्सिव करप्शन। जब आपसे कहा जाता है कि आपका पेंशन तब शुरू होगा जब आप मेरे को 1000 रुपया दे दोगे घूस, या फिर आपका पासपोर्ट तब सैंक्शन करेंगे जब आप मेरे को पैसे दोगे। इसको हम कहते हैं कोअर्सिव करप्शन। यहाँ पर जो घूस दे रहा है उसका नुकसान होता है, जो घूस मांग रहा है उसका लाभ होता है। कोअर्सिव करप्शन वाले केस में करप्शन के केसेस सामने आने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो घूस दे रहा है वो तो सुखी नहीं है। वो तो कहेगा कि हमसे इसने घूस मांगा। मगर कोलूसिव करप्शन वाले केस में चूंकि दोनों सुखी है, घूस देने वाला भी, घूस लेने वाला भी, तो ये केस बाहर नहीं आते जल्दी, जैसे कि ये वाला केस है। तो सबसे पहले आप जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको बताएंगे, उसके बाद अपना कोर्स ऑफ एक्शन है वो बताएंगे। केस ऑफ स्टडी को टैकल करने का एक तरीका होता है। कैसे करते हैं आपको पता है? सबसे पहले आप केस स्टडी में जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उसको लिख देंगे, ठीक है। आप अपना जब आंसर शुरू करेंगे तो इंट्रो में स्टेक होल्डर्स को लिख देंगे। स्टेक होल्डर को लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो जो लोग इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं सबको लिखना है यहाँ पे। और स्टेक होल्डर लिखते टाइम आप डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक हो सके यूज़ कीजिएगा। जैसे कि पहला स्टेक होल्डर है
ठीक है। दूसरा स्टेक होल्डर है डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, जिसको सैंक्शन करना है। तीसरा है हमारा स्लम एरिया वाले लोग, ठीक है ना, जो लोग स्लम एरिया में रह रहे हैं। ये 3 स्टेक होल्डर मेन हैं जो सीधा सीधा प्रभावित होंगे इससे। चौथा हमारा है हमारे फैमिली, जिसको लाभ होगा अगर मैं घूस लेता हूं तो। ये न लिखते हो तभी कोई इशू नहीं है, ये तीनों लिखना जरूरी है, बिजनेसमैन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्लम पीपल। समझ गए बात? अब तुम यहां पर समझो, कह रहा है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताइए, क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड एक्सप्लेन योर कोर्स ऑफ एक्शन। पहला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है? आप यहां, अच्छा ये ध्यान सुनना, स्टेक होल्डर है ना, स्टेक होल्डर लिखते टाइम आप, एक तो अप्रोच ये वाला हो गया कि आपने डायग्राम के वो लिख करके बता दिया। दूसरा अप्रोच ये होता है कि डायग्राम बनाने के साथ साथ आप जो फैक्ट हैं वो भी बताएंगे यहाँ पर, कि अगर बिजनेसमैन स्टेक होल्डर है तो वो क्यों है, क्योंकि वो बनाना चाहता है मॉल। स्लम डेवलपर जो है स्टेक होल्डर है तो क्यों है, क्योंकि ही विल बी इम्पैक्टेड इफ द स्लम इज क्लियर्ड। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो क्यों स्टेक होल्डर है, क्योंकि ही इज द वन हु विल हैव टू पास द टेंडर, ही विल हैव टू टेक द डिसीजन। ठीक है। फैक्ट ऑफ द केस आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व लिखना ही लिखना है, और वो क्यों स्टेक होल्डर है आपको ऐसे लिखना है कि कौन कौन से कारण है कि वो स्टेक होल्डर है। समझ गए? अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप डायग्राम बना के लिखिए, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? यहां पर कह रहा था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि इथिकल इश्यूज यहां पर लिखने के लिए। तो पहला इशू क्या है कि आप सही चीज पाने के लिए गलत तरीका अपना रहे हैं। अगर उसने घूस ऑफर नहीं करी होती, केवल आपसे पिटीशन किया होता कि मेरे को मॉल बनाना है, आप क्लियर करवा दीजिए, तो चीज़ें इशू नहीं था, आप रैशनल डिसीजन ले पाते। उसने आपके डिसीजन को इलीगली इन्फ्लुएंस करना चाहा, क्योंकि घूस देना भी कानून के नज़र में गुनाह है, इलीगल है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ब्राइब ऑफर करना भी इलीगल है। तो पहला तो एक्शन हो सकता है कि आप उसके खिलाफ ले सकते हैं एक्शन, जो बिजनेसमैन है उसके खिलाफ ले सकते हैं एक्शन कि हाउ डिड यू डेयर टू ऑफर मी ब्राइब। अगर आप ईमानदार हैं तो, ये मत कहना कि हम ईमानदार हैं तो, आप ईमानदार हैं ये मान के बैठो कि मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, आपके पास ये एक ऑप्शन है। तो आप गलत तरीके का इस्तेमाल करके अच्छा रिजल्ट पाने की चाहत नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये गांधी जी ने पहले ही कह दिया था उस चीज़ को। ठीक है ना, तो बराबरी तो मैं मतलब नहीं लूँगा, ये चीज़ है। पहला इशू ये है कि मैं घूस लूँ कि ना लूँ, पहला कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि मैं घूस लूँगा तो मेरा फ़ायदा होगा और काम करूँगा तो जनता का फ़ायदा होगा, उसको मॉल मिलेगा। दूसरा कन्फ्लिक्ट ये है कि मॉल बनने से डेवलपमेंट तो होगा, मगर स्लम डेवलपर जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, दे विल बिकम होमलेस। पहला इशू क्या है? गुड मीन्स गुड इन इनकरेक्ट मीन। दूसरा क्या है? स्लम डेवलपर वर्सेस डेवलपमेंट। तीसरा क्या है? आपको स्लम डेवलपर के खिलाफ एम्पैथी दिखानी है कि रूल ऑफ लॉ फॉलो करते हुए उसको इविक्ट करना है, क्योंकि स्लम इलीगली बनाया गया है। अगर स्लम इलीगली बनाया गया है तो उसको साफ करना आपका काम पड़ जाता है, मगर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनसे आपकी एम्पैथी है, क्योंकि गरीब लोग हैं तो उसको ऐसे हटा भी नहीं सकते। तो पहला हो गया ये वाला इशू, दूसरा हो गया स्लम वर्सेस डेवलपमेंट, तीसरा हो गया एम्पैथी वर्सेस रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये बातें हो गई आपको। ये जो 3 कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मेंशन करना है, इसके अलावा भी हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू। देखो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आपके पास 2 ऑप्शन तो पहले से है कि टेंडर पास करें, टेंडर पास ना करें। टेंडर पास करने में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, टेंडर पास करते हैं घूस लेके कि घूस ना लेके। पासिंग द टेंडर बाय मीन्स ऑफ ब्राइब या पासिंग द टेंडर विदाउट द ब्राइब। ठीक है,
अगर आप ब्राइब ले के पास करते हैं तो मेरिट क्या है, आपकी फैमिली को फ़ायदा होगा, इसके साथ साथ ज़िले का भी डेवलपमेंट हो क्योंकि मॉल बन रहा है। डिमेरिट क्या है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब हमारे मन में उथल पुथल रहेगी कि हमने घूस क्यों लिया। ठीक है ना। मैंने किया क्या था, मेरिट और डिमेरिट में मैं क्या पॉइंट लिखूंगा इसके लिए मैंने पहले से एक नोट बना लिया था ताकि वहाँ पर सोचने में दिमाग ना लगे। देखो कलम वहाँ पर नहीं रोकता, आपका दिमाग रोकता है मेंस के एग्ज़ाम हॉल में। तो आप करें क्या, आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है ना, कि आप क्या क्या मेरिट और डिमेरिट लिखें। जैसे कि मैंने लिखा कि मेरिट में मैं ये पॉइंट लिखूंगा। मेरिट क्या है, ओबेइंग सीनियर्स। मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, ये जेनरिक पॉइंट है मेरिट और डिमेरिट के। अगर कोई सवाल आता है जहाँ पर मेरे को कोई सीनियर से डील करना हो तो वहाँ पर लिख सकता हूँ कि ओबेइंग सीनियर डिमांड इट विल बी द मेरिट ऑफ द केस ऑफ द ऑप्शन। ठीक है ना। जैसे कि इस वाले केस में ये जो मेरा ऑप्शन है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ मेरिट में, वहाँ पर मेरिट में लिखूँगा मैं इस तरह से कि मैं रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर रहा होऊंगा। अगर मैं बिना ब्राइब लिए उसका काम करता हूँ मीन्स आई विल बी अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ, मैं इस वाले को लिखूँगा। अगला है फुलफिलिंग माई ड्यूटी एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैं ये लिखूँगा। इसके साथ साथ नो इंडिविजुअल हार्म, मेरे ऊपर कोई भी हार्म नहीं होगा, ये भी मेरिट है उस ऑप्शन का। ठीक है। पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर एंड जस्टिस, ये पॉइंट मत लिखना। स्लम डॉलर में लोग इलीगली रह रहे हैं, आपने उसको हटाया तो जो गलत कर रहे हैं उसको साथ तो मिली ही मिली उसके लिए। हाँ ये ऑप्शन ठीक नहीं है मगर लिखना है तो मेरिट ही, तो इसको आप लिख सकते हैं। वैसे ही आगे है, क्या बोलते हैं इसको, तो ये आपका मेरिट में आ गया। अगर आपने घूस लिया तो आप फेस करेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस, मन में उथल पुथल, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं डिमेरिट वाले में। इट विल कॉम्प्रोमाइज माई इंटीग्रिटी, ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। यू विल नॉट बी एम्पैथिक विद द स्लम ड्वेलर, आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो समझ रहे हो आप कर क्या रहे हैं कि आपने जो प्री डिफाइंड मेरिट डिमेरिट है, आपने जो पहले से तैयार कर रखा है, आप उनमें से पॉइंट लिखते चले जाएंगे। तुमको सोचने में दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या लिखूं यहाँ पे। ये सब बातें याद कैसे रहेंगी, ये सब बातें याद रहेंगी जब आप प्रैक्टिस करें केस स्टडी का। ये मैंने कंपाइल किया है, इसको मैं ऑलरेडी अपने आंसर में यूज़ करता था, इसको मैंने एक साथ लिख दिया ताकि मैं एग्ज़ाम हॉल में घुसने के पहले रिवाइज़ कर लूँ। मेरे 120 प्लस मार्क्स थे एथिक्स में, ठीक है ना। तो आएंगे नंबर आपके 120 प्लस आराम से अगर आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो। समझ के बाद ये मेंस 2020 का है ये मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। हाँ एक बात और, अगर आपने बिजनेसमैन से घूस लेकर के काम किया, आप कह रहे हैं कि यार सब लेते हैं, सब प्रैग्मेटिक रहना चाहिए सब लोगों को, तो ये भी लिख सकते हैं कि प्रैग्मेटिज्म इज़ अ थर्ड ग्रेड वैल्यू। आप अपने गलत एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए बोलते हैं कि वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक, व्यवहारिक होना चाहिए हमको। ये सब ढकोसला है, ये सब अपने आप को आपके भीतर का जो हीनता है वो दिखाता है कि आप अपनी वैल्यू को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उसको आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं। ठीक है। चलो आपने किया क्या, आपने इसके जो मेरिट हैं डिमेरिट हैं आपने वो लिख दिया कि अगर आप टेंडर पास कर रहे हैं घूस लेकर के तो आपका जो ब्राइब है वो आपका प्रोफेशनल एथिक्स को वायलेट कर रहा है। आप एक रॉन्ग प्रेसिडेंस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने ज़िले में, आपका क्रेडिबिलिटी कम होगा, आपके खिलाफ बाद में एक्शन भी ले सकते हैं। एंटी करप्शन जो विंग होता है वो अगर आप पकड़ा गया तो, ठीक है। या हो सकता है कि यही आपको डील दे रहा हो कि घूस देते हैं पकड़वा देंगे कलेक्टर साहब को बाद में। अगर आप टेंडर पास नहीं करेंगे, स्लम डवेलर को सपोर्ट करेंगे, मतलब खाली नहीं करवाएंगे स्लम, तो क्या इसका मेरिट है, आप उनके खिलाफ एम्पैथी दिखा रहे हैं, अंडर प्रिविलेज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका जो राइट टू रिहेबिलिटेशन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने का, उसको आप फुलफिल करेंगे। यू विल बी डूइंग अ ग्रेट अ गुड थिंग। यहाँ पर आप देखो
इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इंटरनली सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग मोरली राइट थिंग, ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं एज अ मेरिट। समझ के बात? तो यहां पर ये चीजें हैं, ये हो गया। मगर स्लम जो था वो इलीगल है, तो इट विल बी अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ टू अलाउ देम बिकॉज दैट स्लम इज इलीगल। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि जो स्लम है, जो एरिया है, उसको पहले एग्जामिन किया जाए। एग्जामिन करने के बाद, म्यूनसिपलिटी की हेल्प से एग्जामिन करने के बाद डिसीजन लिया जाए। इसका मेरिट क्या है? आई विल बी एडहेरिंग टू प्रोफेशनल ड्यूटी, मैं इम्पार्शियल बना रहूँगा बिजनेसमैन और स्टूडेंट डवेलर दोनों के अगेंस्ट, मतलब कि मैं किसी का पक्ष नहीं लूँगा, मैं केस का मेरिट देखूँगा, उसके बाद मैं अपना डिसीजन लूँगा। बस समझ गए यहाँ पे? ठीक है। इसका डिमेरिट क्या है? लॉस ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट एज इट वाज ऑफर्ड बाय द ब्राइब। ब्राइब मैंने रिजेक्ट कर दिया ना, तो मेरे को तो फाइनेंशियल लॉस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका डिमेरिट। यहाँ पर और पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ़ क्लियर्ड देन स्लम डवेलर विल बिकम होमलेस। ये भी एक डिमेरिट होता है कि अगर म्यूनसिपलिटी ने बोल दिया तो हटाना तो पड़ेगा स्लम डवेलर को, उसमें भी नुकसान है। अगर मना कर दिया तो मॉल नहीं बन पाएगा। डिले इन द बिल्डिंग ऑफ मॉल, डिले इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये जो ऑप्शंस हैं, इसमें आप कौन सा करेंगे? इसमें आप पहला नहीं करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे, पहले आप म्यूनसिपलिटी को इन्वॉल्व कर, ध्यान सुनना, जहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है मल्टीपल स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करने का, आप वो काम करेंगे। केवल खुद से डिसीजन नहीं लेंगे, म्यूनसिपलिटी को इन्वॉल्व करके आपने पहले चेक किया कि स्लम को हटा सकते हैं क्या। उसने बोला कि हाँ हटा सकते हैं, आगे हटाइए, नहीं हटा सकते हैं कुछ और तरीका अपनाइए। तो मैं ये वाला जो ऑप्शन है मैं ये चुनूंगा। अब मैं इसमें कैसे काम करूंगा? सबसे पहले जो घूस मेरे को ऑफर करी है बिजनेसमैन ने, उसको मैं मना कर दूंगा। एंड आई मे टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है ना, रिगार्डिंग द ऑफर्ड ब्राइब। मैं बिजनेसमैन को ये एश्योर करूंगा कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है अगर वो लीगल है तो टेंडर पास हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। स्लम का और जो आजू बाजू के एरिया है उसके स्क्रूटनी करी जाए म्यूनसिपलिटी के सहायता से। इसके बाद हम एक प्रॉपर प्लान बनाएं स्लम के लोगों को रिहैबिलिटेट करने का, अगर स्लम को क्लियर किया जाता है तो, ठीक है। उनको कंपनसेशन दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, उसको यूज़ करके प्रॉपर हैबिटेट उनको दिया जाए, उनको अकोमोडेशन दिया जाए। दूसरी बात, जब तक स्लम डवेलर को एकोमोडेट रिहेबिलिटेट न कर दिया जाए, एरिया खाली नहीं कराया जाएगा, प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया जाएगा। वरना होता क्या है, स्लम को हम लोग खाली करा देते हैं, प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और स्लम डवेलर को हम लोग घर देते ही नहीं है बाद में। तो पहले घर दो, एरिया साफ करो, उसके बाद अपना काम शुरू करो। जो CSR में फंड आए हैं उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी सहायता से हम लोग रिहेबिलिटेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है वो आप लेंगे। आपने मल्टीपल स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व किया, आपने लीगली काम किया, आपने ब्राइब को मना कर दिया, ठीक है। तो आपसे इस तरह के एक्शन की उम्मीद करी जाती है। बढ़िया बात। क्या बोलेंगे कंक्लूजन में? कंक्लूजन में आप ये बोलेंगे कि हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट कैन नॉट बी डन एट द एक्सपेंस ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन। ये वाला स्टेटमेंट इसको कहीं नोट में लिख लो, बहुत जगह काम आता है वाला लाइन। विकास जरूरी है, मगर ये विकास जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं उसको कॉस्ट पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हम डैम बनाते हैं, तो डैम बनता है तो बड़ा सा एरिया सबमर्ज होता है पानी में, खेती का, किसानी का। तो इशू क्या है कि हम उस जगह पर रह रहे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, उसका खेत बर्बाद कर देते हैं, उसका एरिया सबमर्ज कर देते हैं। फ़ायदा किसको होता है? उस एरिया को जिसको बिजली बन के मिल रहा है। तो वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग द इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल एट द कॉस्ट ऑफ दोज हु आर नॉट सफरिंग द बर्न्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब फायदा किसी और को और नुकसान किसी और को हो रहा है, ठीक है। तो ये बातें हो गई आपके इस आंसर की। आपने उम्मीद आंसर बढ़िया लिखा होगा, स्ट्रक्चर समझ गए हो, क्या लिखना है समझ गए हो,
ठीक है ना। करना क्या, ग्रुप में जो दूसरे के आंसर्स हैं उसको देखो, सीखो कि उसने कैसे आंसर लिखा है, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई इशू नहीं है। इसको भी ले लो, इसको भी ले लो, पढ़िए बार बार इसको। इसको बार बार पढ़ना फ़ायदा क्या होगा कि अच्छे शब्दों में कैसे लिखा जाए मेरिट डिमेरिट, आप वो सीख जाएंगे। बढ़िया वर्ड का यूज़ करके कैसे लिखना है मेरिट डिमेरिट, आप ये चीज़ सीख जाएंगे। अगला सवाल है, कह रहा है इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड सोशल ऑडिट मैकेनिज्म बहुत ही ज़रूरी है पब्लिक सर्विस के हर स्फेयर में, हर डायमेंशन में, जुडिशरी में भी, ताकि परफॉर्मेंस इंश्योर कर सकें, अकाउंटेबिलिटी और जो एथिकल कंडक्ट है वो इंश्योर कर सकें। एलेबोरेट कीजिए। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहले आप इंट्रो में डिफाइन करेंगे, डिफाइन सोशल ऑडिट, क्लियर बात है। अब इसके बाद इसके फायदे बताएंगे। रोल, बॉडी में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल ऑडिट। अच्छा, इंपॉर्टेंस में क्या क्या लिखना है आपको पहले से ही बताया गया है कि कैसे परफॉर्मेंस मजबूत करेगा, कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा, कैसे इथिकल कंडक्ट इंश्योर करेगा, तीनों बातें। तो जब इंपॉर्टेंस लिखेंगे ना तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे कि हाउ इट विल इंश्योर परफॉर्मेंस। दूसरा में क्या लिखेंगे, हाउ इट विल इंप्रूव अकाउंटेबिलिटी। तीसरा है कि वो इथिकल कंडक्ट, ये कैसे इंश्योर करेगा, ठीक है। आखिर में आप जो ट्रांसपेरेंसी है वो सब बातें लिख देंगे। ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंट मेंटेनेंस है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करेगा सोशल ऑडिट। अच्छा, ये सारे पॉइंट लिखना है आपको जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, जुडिशरी को ध्यान में रख करके। जुडिशरी का परफॉर्मेंस चेक करना है हमको, लोकल लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, सुप्रीम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका, ठीक है। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर होगी, जजेस अकाउंटेबल कैसे बनेंगे, क्लियर है। जैसे कि जब से जुडिशरी का जो प्रोसीडिंग है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हुई है तो अकाउंटेबिलिटी उनकी बढ़ गई है, क्योंकि उनकी बातें आम जनता भी सुन रही है, ठीक है। इथिकल कंडक्ट, जो इथिकल कंडक्ट है ये कैसे इंश्योर होगा, ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर होगी, सब बातें आपको लिखनी है यहाँ पे। आखिर में आंसर को आप कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलो, आपने किया क्या, आपने पहले डिफाइन कर दिया कि व्हाट इज सोशल ऑडिट। इट इज इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है ना, जो सर्विस प्रोवाइडर और पब्लिक दोनों साथ में करती है। मतलब जो इवेल्युएशन है वो साथ में करती है, खास करके बेनिफिशियरी, जो उस स्कीम का, उस पॉलिसी का बेनिफिशियरी है वही जाके ऑडिट करता है उसके परफॉर्मेंस को, कि पैसा खर्चा हुआ तो सही जगह पर खर्चा हुआ क्या, उसका रिजल्ट सही आया क्या। फिलहाल मनरेगा में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वहाँ पर ये सोशल ऑडिट अलाउ किया गया है लीगली। मेघालय ने यहाँ तक कि लॉ भी पास कर दिया है इस ऑडिट को करने के लिए, ठीक है। अब बात यह है कि कैसे परफॉर्मेंस करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा और कंडक्ट करेगा, ये आपको बातें लिखनी है। जो सोशल ऑडिट है ये फाइनेंशियल ऑडिट के आगे जाता है। ये केवल ये नहीं देखता कि पैसे का मैनेजमेंट सही से हुआ है कि नहीं, ये भी देखता है कि आपने पैसा जिस पर्पस के लिए खर्चा किया, क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है, क्या बेनिफिशियरी का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रहा है क्या। गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी बनता है, जुडिशरी का जो परफॉर्मेंस, जो आपका एक्टिविटी है वो पार्टिसिपेटरी बनता है, जनता उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। बेनिफिशियरी है वो एम्पावर्ड बनता है, सर्विस डिलीवरी वाले की अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है,
ट्रांसपेरेंसी उसको मेंटेन करनी होती है, ठीक है। दूसरी बात, वो उसको पता है कि जनता हमारे यहाँ परफॉर्मेंस देखने आएगा, तो वो रिकॉर्ड को अच्छे से मैनेज करेगा। वो ये देखेगा कि एक केस को सुनने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए मैंने कितना टाइम लिया, क्या ये केस सालों साल चलता जा रहा है, मैंने एक साल में कितने केसेस सुने, कितने केसेस मैंने रिजॉल्व किए। यही तो परफॉर्मेंस है ना, समझ गए बात। यहाँ पर सब चीज़ें हैं, बढ़िया। तो आप इन्हीं, आपका पूरा आंसर जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से होगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपने सब बातें लिख दी। हाँ, सोशल ऑडिट है जो डिलीवरी जस्टिस का, उसमें हेल्प करेगा, जुडिशरी के लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म का काम करेगा कि हाँ आपने यहाँ पर ये दिक्कत करी, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, आप छुट्टी बहुत लेते हो, छुट्टी कम लो, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। आप सारा काम फाइल पे मेंटेन करते हो, वो मत करो, आप ऑनलाइन काम किया करो, फाइल का मेंटेनेंस, अपडेशन, ये सब, ताकि काम जल्दी हो सके, फाइल जल्दी फेच कर पाएँ, उस पर डिसीजन जल्दी ले पाएँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ये वाला आंसर। इसमें आपके पास कंटेंट कम होगा, मगर वही बात है कि आप आंसर लिखते कैसे हैं, क्या पॉइंट वहाँ पर लिखते हैं, बढ़िया बात, ठीक है। तो ये हो गया शनिवार। कल संडे है, कल तो छुट्टी रहेगी आपकी, कल आप चीज़ें रिवाइज करेंगे। एक ऐसे लिखना कल अपने मन से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसका ऐसे का टॉपिक लिख के सबमिट करना टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, sumant.km, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, इस पर मैसेज कर सकते हैं आप। मेल तुम्हारे पास है sumant.k@gmail.com, वहाँ कर सकते हो मेल। चलो हम मिलते हैं मंडे को हम लोग क्लास करेंगे और क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न इंडिया के और ज्योग्राफी के, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।